understand that there are constraints of time, and I think even our esteemed audience would have loved to hear more on each of the topics that are being discussed here. Anyway, because we are to begin with our next session, so we have our last presenter for the day for this session, and I invite Mr. Ajit Kumar Puri. और अजीत जी का शोध पत्र का शीर्षक है स्वाधीनता संग्राम, हिंदुत्व और हिंदी साहित्य, और अजीत जी हिंदी विभाग में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में कार्यरत है। अजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर ज्योति त्रिहन शर्मा जी, प्रोफेसर गजेंद्र सिंह जी और साथ में उपस्थित अन्य हमारे प्रतिभागी शोध पत्र भाषण करने वाले मित्रगण, हमारे समक्ष विराजमान हमारे परम आदरणीय निदेशक साउथ दक्षिणी परिसर के निदेशक प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, और इस मंडप में विद्यमान हमारे श्रोतागण, यह जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, स्वराज से नवभारत तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन, इस संदर्भ में मैंने भी हिंदी साहित्य, हिंदुत्व और स्वाधीनता संग्राम को एक साथ जोड़ करके देखने का प्रयास किया है। भारत का स्वाधीनता संग्राम विश्व की बहुत बड़ी घटना है। आधे यूरोप के बराबर का भूभाग रखने वाला भारत था 1947 से पहले, जबकि ये विभाजन नहीं हुआ था। बहुत से यूरोपीय देश इसमें समा जाते हैं, देखा जाए तो आज भी, और इसमें जो घटनाक्रम चला बहुत लंबा है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम कह करके जिसको बहुत छोटा कहा जाता है 1857 के बाद का, लेकिन देखा जाए तो उसके पहले भी हम हिंदू लोग जो है, भारतीय लोग जो है, अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए संघर्ष करते आ रहे थे। भक्ति काल में हिंदी साहित्य के, भक्ति साहित्य में देखा जाए तो ईश्वर के आवरण में सारी चीजें रची गई हैं, किंतु थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो उन कवियों के साहित्य में वह युग बोल रहा था। आधुनिक काल में एक झटके में कह देते हैं कि राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी, तो उसमें नेहरू का मन है और तमाम जो है कांग्रेसी आंदोलन की जो निराशाएं हैं खोज लेते हैं लोग। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा अपने समय में, और उस समय महाराणा प्रताप किस तरह से उस समय के आक्रांता अकबर से लड़ रहे थे, हम उसकी छाया क्यों नहीं देखते? हमें रामचरितमानस में देखना चाहिए कि तुलसी ने अपने उस समय के सामाजिक घटनाक्रम को, जो बहुत बड़ा अभियान चल रहा था कि अपने राष्ट्र को, जो आक्रांता लोग आकर के आक्रांत कर रहे हैं, यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उसको दूर करके अपने स्वराज को पुनः स्थापित किया जाए। तो भक्ति काल का साहित्य तो भक्ति के आवरण में ढकसा गया, उसको नए सिरे से देखने की जरूरत है। किंतु रीतिकाल में, जिसको कि अभी हमारे पूर्व में इस वक्ता ने कहा कि रीतिकाल में तो दरबारी साहित्य रहा और दरबार से बाहर कभी गया ही नहीं, लेकिन उस काल में भूषण जैसे महाकवि नहीं हुए, जिन्होंने उस समय भारतीय हिंदू राष्ट्रीयता के लिए जूझ रहे जो 2 नायक उन्होंने देखे, शिवाजी और छत्रसाल, उसके कार्यों का, उनके यश का उन्होंने गुणगान किया। एक खेत की बात है कि हमारे आज के समय में जब उस चीज को रेखांकित करना चाहिए व्यापक दृष्टि से, तो भूषण को एक बहुत किनारे रख करके पाठ्यक्रम में डाल के छोड़ दिया गया। कानपुर से चल करके व्यक्ति पुणे में जाकर के रह रहा है,
शिवाजी के दरबार में ब्रजभाषा में कविता करता है, और शिवाजी के कार्यों का जो विवरण देता है वो इतने ऐतिहासिक है कि उतने तो इतिहासकार नहीं गिना पाएंगे। कहां कहां शिवाजी ने लड़ाई लड़ी, किन किन स्थलों पर कैसे कैसे युद्ध हुए, कितना प्रभाव था, शत्रु देश की जो शत्रुओं की जो स्त्रियां थी, और जो उस समय शिवाजी के जो शत्रु थे वो कितने भयभीत रहते थे कि उनके सेना के प्रयाण को सुनकर के भाग खड़े होते थे। जैसे उन्होंने अफजल खां का वध किया या शाइस्ता खां को परास्त किया, कैसे उनकी जय सिंह से संधि हुई, ये सारी चीजें भूषण रीतिकाल में देख रहे थे, प्रत्यक्ष साक्षी होकर के, और उसको लिख रहे थे। हमारे यहाँ साहित्य में देखा जाए तो आदिकाल से जो आदिकाल रामायण है उस समय से कुछ कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं कि जिसको लिखने वाला जिस नायक के बारे में वर्णन कर रहा है वो उस युग का साक्षी है। चाहे वो वाल्मीकि हो जिन्होंने रामायण लिखा, वो सुनी सुनाई बात नहीं लिखी, उनके सामने घट रही थी, इसलिए प्रामाणिक है। चाहे वो व्यास हो, उन्होंने सुनी सुनाई बात नहीं लिखी, उनके सामने चीजें घट रही थी, इसलिए प्रामाणिक है। चाहे वो चंद हो, पृथ्वीराज रासो के रूप में उन्होंने एक पूरा महाकाव्य लिखा जिसको अंग्रेजों को समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, तो उसको शुद्ध अशुद्ध करने के चक्कर में जो है फंसा दिया। और आज भी हिंदी का विद्यार्थी जो है इस बात को लेकर के प्रश्नोत्तर बनाए जाते हैं कि वो शुद्ध है कि नहीं है, शुद्ध है क्या शुद्ध है, इस बात को लेकर के विचार नहीं होता है कि जो चीजें उसमें लिखी गई हैं उस समय का जो युगबोध है उस पर भी कुछ चर्चा अलग से की जाए। भूषण इस क्रम में अपने समय का प्रतिनिधि कवि है, जिसने स्वाधीनता के लिए लड़ रहे छत्रसाल और शिवाजी के शौर्य का शिवराज भूषण नाम का जो उनका महाकाव्य ग्रंथ है, जिसको उन्होंने अलंकारिक ग्रंथ के रूप में लिखा, जो उस समय की परंपरा थी कि लक्षण में छंदों के बारे में बताना और छंदों में शिवाजी का वर्णन करना कार्यों का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य, स्वाधीनता संग्राम और हिंदुत्व एक दूसरे से ऐसा जुड़ जाते हैं जैसे नाभ नाल का संबंध होता है, माता का और बच्चे का। दुर्भाग्य है कि 1947 के बाद जो व्यवस्था चली उसमें जो है इस चीज को किनारे कर दिया गया। एक ऐसे मतलब आकाशीय तत्व की कल्पना की गई जिसके सहारे चीजें चल रही थी, जबकि कहना चाहिए था लोगों को हिंदुत्व ही इस देश का मूल जो है प्राणधारा है, और उसके जो भी दर्शन है, उसके जो भी सिद्धांत हैं, जियो और जीने की जो कल्पना है, अत्याचार का विरोध करने की जो प्रवृत्ति है, श्री रामचंद्र से लेकर के और आज तक जो चीजें चल रही हैं, तो इस तरह से हम देखें तो रीतिकाल का भी जो साहित्य है उसमें भूषण जैसे कवि हैं जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, जिनका पूरा साहित्य जो है स्वाधीनता संग्राम हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो 1857 के क्रांति की सफलता के बाद जो असफलता हो गई, नहीं मिली, उसके बाद 90 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन इस देश में चला, लगभग आधे भारत पर। जो बात यह है कि हम उसका ठीक से अन्वेषण नहीं करते, विद्यार्थियों के मन में और सबके मन में ऐसा भाव जम जाता है जैसे कि पूरा भारत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिन था। ऐसा नहीं है, लगभग आधे भारत पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था और शेष जो देशी रियासतें थी वो जो है अंग्रेजों से संधियां करके जो है अपने स्वशासन को चलाते थे। तो उनको नहीं मान सकते कि जो कश्मीर की रियासत थी या हैदराबाद या मराठों की जो रियासत थी वो पूरी तरह पराधीन थी। अगर ऐसा माना जाए तो आज भी देश को हम स्वाधीन नहीं मान सकते, क्योंकि ये आज भी यह देश तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बना हुआ है, लेकिन चल रहा और उसको हम कहते हैं स्वाधीन है। तो इस तरह से देखा जाए तो विक्रम की जो 19वीं शताब्दी है उसमें जो है जो चला स्वाधीनता के लिए संग्राम जो है, कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में होती है, लेकिन उसके पहले से भी जो है जहां जहां जो लोग सक्रिय थे वो जो है उसके लिए, स्वाधीनता के लिए जो है लड़ रहे थे।
और वहां का जो साहित्य है उनको जो है लेकर के लिख रहा था, सारी चीजें लिखी जा रही थी जिनको कि प्रकाश में लाने की जरूरत है। हिंदी में देखा जाए तो रीतिकाल के बीतने के बाद जो हम आधुनिक काल की बात करते हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आती है, निराला की बात आती है, प्रेमचंद की बात आती है, तो इन लोगों ने भी जो है हिंदुत्व के किसी न किसी पक्ष को लेकर के अपनी बात रखी है। प्रबोधनी नाम की कविता लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कृष्ण को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है कि कृष्ण हमारे ऐसे नायक हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने समय में असुरों का वध करके और राष्ट्र में शांति स्थापित की थी, उसी तरह से कृष्ण का बल पराक्रम हमारे अंदर आ जाए। कृष्ण सोए हुए हैं, उनको जगाने के बहाने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है पूरे भारत के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत दुर्दशा नाटक में रोने की बात जरूर करते हैं, किंतु प्रबोधनी कविता में भारत जागरण की बात करते हैं कृष्ण के बहाने से। हिंदी गद्य में देखा तो प्रेमचंद है, और प्रेमचंद ने सोजे वतन नाम से 1907 में 5 कहानियों का प्रकाशन कराया था। उर्दू में आई थी, बाद में उसका हिंदी अनुवाद हुआ। उसमें सबसे पहली जो कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, भूगोल अरब देश का है, लेकिन उसमें भारत हिंदुस्तान की उस समय उन्होंने प्रयोग किया है, उसको भी जोड़ा है कि कैसे एक अरब के व्यक्ति को जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन खोज रहा है, और वो जो है भारत में उसको मिलता है कि जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए लड़ रहा है, और उस खून का जो है, रक्त का जो आखिरी बिंदु जो उसको मिलता है, और उसको लेके जाता है अपने देश में, कहता है कि ये सबसे बहुमूल्य वस्तु है। वह सैनिक एक वाक्य का प्रयोग करता है जब वो मरता है रणभूमि में। राजस्थान के पर भूगोल दिखाया उसमें, भारत माता की जय, यह कह के वह सैनिक जो है अपने प्राण त्याग देता है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है, और उसकी प्रार्थना बाद में बनती है। उस प्रार्थना के अंत में है भारत माता की जय। जो स्वयंसेवक जो है संघ स्थान में जाते हैं, प्रार्थना जब होती है तो अंत में बोलते हैं। हरिद्वार से पहले प्रेमचंद अपनी कहानी में दुनिया का सबसे अनमोल रतन में भारत माता की जय का उद्घोष कर चुके थे। तो इस तरह से हम, पेपर तो मेरा बहुत बड़ा है, समय थोड़ा है, आप लोगों को बोलना है, तो इस तरह से देखा जाए तो मेरी स्थापना है कि हिंदुत्व, स्वाधीनता संग्राम और हिंदी साहित्य, ये कहीं से भी तीनों जो है अलग अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और अगर इनको अलग करके देखा जाएगा तो खंडित दृष्टि होगी, और अपने आप में किसी भी साहित्य का जो आकलन है वो हम संपूर्णता में नहीं कर पाएंगे। आपने उनको ध्यान से सुना, और मंच ने हमको जो है अवसर दिया। मैं आपके सामने इसके लिए मतलब हुआ था। थैंक यू अजीत जी। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हाँ, थोड़ा सा समय का हमारे पास है कंस्ट्रेंट्स, थोड़ा हम बाधित हैं इससे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पांचों वक्ताओं ने इतिहास और साहित्य और राष्ट्रवाद से जुड़े हुए जो अलग अलग आयामों की प्रस्तुति करने की कोशिश की है, उससे शायद कई चीजें कई उपस्थित सज्जनों के लिए कुछ नहीं हो सकती हैं, कुछ के बारे में हम सचेतन रहते हैं, पर शायद बहुत समय ऐसा रहता है कि हम उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत अलग अलग आयाम है जो हमारे साहित्य से जुड़े हुए हैं, और मैं पांचों प्रेजेंटर्स को कंग्रेचुलेट करती हूँ कि उन्होंने अलग अलग इन थीम्स पर अपना प्रेजेंटेशन हमारे आगे रखा। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में भी कहा जाता है, देयर आर लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इस सारी चलना को बदल कर देखना चाहिए। कैन यू बिल्ड अ ब्रिज वेयर द वाटर इज ऑलरेडी फ्लोइंग? तो जो कुछ हमारे पैरेलल लिटरेचर, थिंकिंग, थॉट प्रोसेसेस हैं,
क्या हम उनको मेन स्ट्रीम ला सकते हैं, जो शायद एक कोशिश हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करना चाह रही है। अब मैं निवेदन करूंगी मेरे कोच है प्रोफेसर गजेंद्र सिंह जी से कि वो हाउस को एक क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन करें और फिर अपने रिमार्क्स दें। गजेंद्र जी। As we have already represented finish their progress presently. So now I request you to all the academicians or scholars to open to hold for if you have any query or any suggestion or any question. So you can ask. I also advise a request. So you can give if possible, so you can ask maximum 2 questions for each presenter. Is it okay? So we have a time limit. So I request you please. If you have any question. मेरा प्रश्न है श्री अजित कुमार उड़ीसा से, तो क्या मैं हिंदुत्व की अप्रत्यक्ष अवधारणा इकबाल की पंक्ति में नहीं कह सकते? वो लिखते हैं कि मिट गए यहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटते हुए हमारे। देखिए, आपने इकबाल का नाम लिया है, तो इकबाल ने 2 तरह की बातें लिखी हैं। जब वो लंदन में गए और टेम्स नदी को देखा और उसमें जो भयानक नदी गंदगी देखी और उसका जो रूप देखा, तो उनको अपनी गंगा जमुना याद आई यहाँ की, और उनके मुख से निकल पड़ा है ना। आप उसमें देखिए, उस पूरी जो सारे यहाँ से अच्छा है जो कहा हमारा जो लिखा है, वो गंगा यमुना की बात करते हैं, है ना। तो कहने का भाव ये है कि इकबाल का पूर्व का दर्शन हो रहा है, इसमें वो पूरे समाज की बात कर रहे हैं, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है। बाद में जो उन्होंने सारी चीजों को क्रिटिसाइज किया और छोड़ दिया, एक अलग संप्रदायवाद की राह जलाई, तो वो अलग है। हर व्यक्ति में विचार में गुण और दोष जो है समय समय पर उत्पन्न होते हैं। समीक्षा का काम है उसकी समीक्षा करना, शुरुआती काम है उसको उस रूप में देखना, और दोनों चीजों को ठीक ठीक तरीके से रख देना। बाकी काम तो समाज का है, जितना हो अपना बड़े कर ले जाओ। ठीक है जी। जी, मेरा एक सवाल है कि आपने रीतिकाल के पुनर्मूल्यांकन की बात की कि भूषण वीर काव्य में है और गुरु गोविंद सिंह जी वीर काव्य में आते हैं, तो रीतिकाल के जो मूल्यांकन की जो इतिहास दृष्टि है वो इतनी संकुचित क्यों है कि गुरु गोविंद सिंह का जो अन्य इतर साहित्य है जो बहुत ही बृहद है, और भूषण का और भी जो साहित्य है वो उस दृष्टि में नहीं आ पाता है, और बिल्कुल भूषण और गुरु गोविंद सिंह को एकदम संकुचित दृष्टि से इतिहास में मूल्यांकित किया जाता है। इसके क्या कारण है? भाई सीधी सी बात है कि कोई समय था भारत में जब जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षाविदों के हाथ में होती थी, और शासन का काम केवल अनुदान देना होता था, उसकी सुरक्षा करना होता था। शासन का राजा ये काम नहीं देखता था कि क्या पाठ्यक्रम बनेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, वो पूरी स्वतंत्रता देते थे। लेकिन 1947 के बाद जो हमने राज्य लिया अंग्रेजों से, उनकी व्यवस्था के तहत, उसमें अधिकार मतलब किसके पास है सारी चीजों को निश्चित करने का? शासन के पास है। तो शासन ने जो नीतियां, तत्कालीन शासन ने जो नीतियां बनाई, जिस तरह से उन्होंने लेखक नियुक्त किए, जिस तरह से पाठ्यक्रम बनाए, तो हमारे यहाँ लगातार चलता आ रहा। शासन की नीतियां बदल जाएंगी, वो अगर हमको स्वाधीनता देगा। नई शिक्षा नीति तो यही कह रही है ना, अधिक से अधिक जो है रिसर्च हो, अधिक से अधिक जो प्राध्यापक है वो लोग स्वाधीन हो, इंस्टीट्यूट जो स्वाधीन हो, राज्य का कम हस्तक्षेप हो, जिसको कि मतलब निजीकरण का करके निंदा की जा रही है। लेकिन उसका एक पक्ष यह है
कि संस्थान अपने पैरों पर खड़ा हो, और जो प्राध्यापक है, रिसर्च करने वाले हैं, वैज्ञानिक हैं, वो अपनी बात को ढंग से कहें, लोगों के सामने आए। राज्य के हस्तक्षेप ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाई है। उसमें एक तरफा जो है बातें फैलाई गई, उस पर कोई डिस्कस नहीं हुआ। अरे भाई, आपको तो पढ़ाया जाता है कि अरबी घोड़े बड़े बलवान होते हैं, अरब में घोड़े होते ही नहीं, लेकिन आपको पढ़ाया जाता है अरबी घोड़े जो है बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो अरब में घोड़े होते ही नहीं, लेकिन रट्टा मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने जो रीतिकाल की बात कही, वो तत्कालीन जो लेखक थे, जो पाठ्यक्रम बना रहे थे, उन्होंने भूषण को या गुरु गोविंद सिंह को बहुत थोड़े रूप में लिया और बाकी चीजों को उन्होंने सामने ला दिया। और चित्त हमारा कैसे बनता है? चित्त हमारा वैसे बनता है कि जिन चीजों को हम बार बार देखते हैं, चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, तो वैसा हमारा चित्त बन जाता है, और लगातार सैकड़ों साल तक ऐसा होता रहे तो चित्त बदल जाता है। अभी हमारे सोर्स क्या है? टेलीविजन है। जितना हम देखते हैं उतना जानते हैं। टेलीविजन के बाहर जाएंगे तो जो न्यूज और सारे संसार में फैला हुआ है, उसको भी देखना शुरू कर देंगे। तो समय है, इसलिए मैं कह रहा हूं, समय है कि हम जो है अपनी जो पुराना बीता हुआ हमारा समय है उसको दोबारा से देखें, और जो चीजें छूट गई हैं उनको पुनः पुनः जो है उसकी समीक्षा करने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I have a question for Ms. Varda. Your work is really fascinating. I just wanted to know, do you find any difference between patriotic song that we find in Bollywood and Kirtan? Do you find that they are also deriving from the Kirtan? And secondly, I really want to know if you could cite or recite or give reference of 2 or 3 lines of the Kirtan so that we would be able to understand the raw patriotic language of nationalism. Thank you. Thank you for this question and a compliment. Yes,